आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी रेस की। ये है कंटेनर्स की रेस और इसमें भारत ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। एक मामूली से दिखने वाले स्टील के डब्बे पर पूरे 10,000 करोड़ रुपए का दांव। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार एक सिंपल से स्टील बॉक्स पर इतना पैसा क्यों लगा रही है। देखिए, ये कोई सेमीकंडक्टर या ड्रोन जैसी हाई-फाई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो फिर इसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? इस सवाल का जवाब छपा है सिर्फ एक नंबर में, और वो नंबर है 95%। ये आंकड़ा ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक खतरनाक निर्भरता को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया के 95% शिपिंग कंटेनर्स सिर्फ एक देश बनाता है और वो है चीन। अब आप समझ सकते हैं कि किसी एक चीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है, और अब भारत इसी रिस्क को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये स्टील का बक्सा इतना जरूरी क्यों है, हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। ये कहानी है उस बक्से की जिसने सचमुच दुनिया को छोटा कर दिया, और इसकी शुरुआत हुई एक ट्रक ड्राइवर के फ्रस्ट्रेशन से, जिसने ग्लोबल ट्रेड में क्रांति ला दी। जरा सोचिए, 1956 से पहले शिपिंग कैसी होती होगी। ये एक बेहद कंफ्यूजिंग, महंगी और बहुत ही धीमी प्रोसेस थी, जिसे ब्रेक बल्क कार्गो कहते थे। मतलब अलग अलग बोरियों, लकड़ी के बक्सों को जहाज पर लादने और उतारने में ही हफ्ते निकले जाते थे। और फिर 1937 में एक ट्रक ड्राइवर मैल्कम मैकलीन पोर्ट पर धीमी लोडिंग से तंग आ गए। उन्हें एक सिंपल सा लेकिन क्रांतिकारी आइडिया आया। क्या हो अगर ट्रक का ट्रेलर ही सीधा जहाज पर लाद दिया जाए? इसी सोच पर काम करते करते 1950 तक उन्होंने एक स्टैंडर्ड, एक के ऊपर एक रखने लायक कंटेनर बना लिया। और फिर 1956 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब पहला कंटेनर शिप आइडियल एक्स 58 कंटेनरों के साथ रवाना हुआ। इस एक आविष्कार ने शिपिंग की कॉस्ट को इतना ज्यादा कम कर दिया कि इसने देखते ही देखते पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि असल में ग्लोबलाइजेशन का असली इंजन यही स्टील का बक्सा था। और इसी स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री को एक नई यूनिट मिली, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट यानी TEU। आज भी एक 20 फीट का कंटेनर एक TEU कहलाता है, और इसी से जहाज़ों की कैपेसिटी मापी जाती है। तो अब सवाल ये है कि इतनी ज़रूरी चीज़ पर चीन ने अपनी मोनोपोली कैसे बना ली? उनकी एक बहुत ही स्मार्ट 2 पार्ट स्ट्रैटेजी थी जिसने उन्हें इस मार्केट का किंग बना दिया। चीन की स्ट्रैटेजी के 2 मेन पिलर थे। पहला था कॉस्ट को मास्टर करना। उन्होंने भारी सब्सिडी वाले सस्ते स्टील को अपनी सस्ती लेबर के साथ जोड़ दिया, और दूसरा और शायद सबसे बड़ा मूव था ट्रेड के फ्लो को मास्टर करना। वो दुनिया की फैक्ट्री बन गए, जिससे खाली कंटेनरों को वापस भेजने की लागत ही लगभग खत्म हो गई। अंदाजा लगाइए, खाली कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्चा, जिसे रिपोजिशनिंग कॉस्ट कहते हैं, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पर हर साल $20 बिलियन का बोझ डालता है। लेकिन चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इस भारी भरकम लागत से काफी हद तक बच जाता है। और इसका नतीजा आज मार्केट में एक तरह का चाइनीज कार्टेल है। सिर्फ 3 कंपनियां, CIMC, डोंगफेंग और CSIC ग्रुप मिलकर दुनिया के 80% से ज्यादा कंटेनर बनाती हैं। तो इस पूरी कहानी में भारत कहाँ है? भारत की कहानी थोड़ी अलग है। कई कोशिशें हुईं, लेकिन कुछ बुनियादी दिक्कतों की वजह से सफलता नहीं मिली। तो पहले भारत फेल क्यों हुआ? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, कंटेनर बनाने के लिए एक खास तरह का जंग-रोधी स्टील चाहिए होता है, कॉटन स्टील, जो भारत में बनता ही नहीं था। दूसरा, भारत चीन की तरह बड़ा एक्सपोर्ट हब नहीं था, तो यहाँ रीपोजिशनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। और तीसरा, चीन की कीमतों से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। कॉस्ट का अंतर देखिए, चीन में एक 40 फीट का कंटेनर करीब $3,000 में बन जाता है, वहीं भारत में उसे बनाने में करीब $4,000 लग जाते हैं। ये 25% से भी ज्यादा का फर्क है। और प्रोडक्शन वॉल्यूम में तो जमीन आसमान का अंतर है। चीन हर साल 60 लाख TEU बनाता है और भारत सिर्फ 30,000 TEU के आसपास। लेकिन फिर आया साल 2020। बॉर्डर पर तनाव और कोविड महामारी ने इस पूरी निर्भरता के असली खतरे को सामने ला दिया। जब चीन से सप्लाई चेन टूटी, तो भारत के पास अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर ही नहीं बचे। शिपिंग की कीमतें आसमान छूने लगी। और यही भारत के लिए एक वेकअप कॉल था। अब एक नई स्ट्रैटेजी बन रही है। अब प्लान सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने का नहीं है, बल्कि एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करने का है।
और इस प्लान के सेंटर में है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पुश। 2026 में घोषित हुई 10,000 करोड़ रुपए की नई कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम। पर जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। इसमें कॉटन स्टील का घरेलू उत्पादन, भारत शिपिंग कंटेनर लाइन बनाकर डोमेस्टिक डिमांड पैदा करना और पोर्ट्स और फ्रेट कॉरिडोर को अपग्रेड करके लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, सब कुछ शामिल है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये एक नए चमत्कार की शुरुआत है या फिर ये भी एक और मृग तृष्णा साबित होगी? क्या भारत एशिया के दूसरे इकोनॉमिक दिग्गजों की सफलता को दोहरा पाएगा? अगर हम इतिहास देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा हमेशा देश के आर्थिक चमत्कार से जुड़ा रहा है। 70 के दशक में ये जापान था, 80 के दशक में दक्षिण कोरिया और 90 के दशक से चीन इस पर हावी है। ये सब इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, 2032 तक अपने एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन तक ले जाना, और ये लक्ष्य अपने खुद के कंटेनरों के बिना हासिल करना नामुमकिन है। तो ये सिर्फ एक बक्से की कहानी नहीं है, ये भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या एक साधारण सा स्टील का बक्सा भारत के आर्थिक चमत्कार की कहानी लिखने वाला है, या ये कोशिश भी एक और झूठी शुरुआत बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।